वैसे तो यह सच है कि सही परवरिश की कोई एक परिभाषा या कोई एक तरीका नहीं है, फिर भी परवरिश के कुछ नुस्खे तरीके आपके बच्चे को खुशहाल रखने में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए बच्चों की परवरिश के उन तरीकों को सुनते हैं सुश्री अनुष्का करीरा जी से, जो काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं, जो महाराष्ट्र से आई हुई हैं किंग्स ईडन स्कूल मोहम्मदाबाद गोना में, जहां परवरिश पर एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। और जैसा कि कल इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड भी किया था, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो ज़रूर देख लीजिएगा। पर आज जो आप मैम को सुनने जा रहे हैं वो वीडियो तो लंबा है, पर आप अपने कीमती समय से समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फालतू रील्स देखने से अच्छा है कभी ऐसी वीडियोस भी देखा जाए जो आपके जीवन में बदलाव ला सके। तो आज का वीडियो बिल्कुल ऐसा ही है। तो आइए मैम को अब सुनते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ऐसी नॉलेज वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और प्रोफाइल को जिन्होंने अब तक फॉलो नहीं किया है वो अभी फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही और भी अच्छी वीडियोज़ आपके अपने क्षेत्र की देखने को मिलती रहे। तो आइए अब मैम को सुनते हैं। From Anushka Karira ma'am to make this day even more special. So have a huge round of applause. A very good morning to all of you. आप सभी को बहुत बहुत सुप्रभात, मंगल हो आपका, ऐसी हमारी इच्छा है। और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगी मैनेजमेंट की तरफ से, और आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स, प्रेस, मैनेजमेंट। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ किंग्स ईडन इंटरनेशनल स्कूल। और आप अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल के यहाँ उपस्थित हैं, बहुत बड़ी बात है। आज रविवार का दिन है, फिर भी आपने समय निकाल के यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट किया है, मौजूद किया है आपको, तो आपका फिर से तहे दिल से स्वागत। अब आपने अभी अभी सुना कि इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग क्या होती है। तो पेरेंट्स, माता पिता, ये जो शब्द है माता और पिता, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस दिन हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं उस दिन हम माता पिता का टाइटल ले लेते हैं, टाइटल मिल जाता है हमको, हाँ या ना। हमें टाइटल मिल जाने से हम माता पिता बन गए ये ज़रूरी नहीं है। आप समझिए ये बात को, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी कि जिस दिन हमारे पहले बच्चे ने जन्म लिया है उस दिन हमें टाइटल मिल गया है मदर फादर का, लेकिन ये टाइटल बनने से क्या हम माता पिता बन गए? काफ़ी मुंडियाँ नहीं होके आ रही हैं। मैं इस बात से खुश हूँ कि आप मानते हैं कि जिस दिन से आपने बच्चा पैदा कर दिया उस दिन से आपको टाइटल मिला है, लेकिन आप माता पिता नहीं बने हैं। और जैसे कि डॉक्टर दास ने कहा कि हमने कोई डिग्री, डिप्लोमा या कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं इस बारे में, तो जाहिर सी बात है कि हमें कहीं ना कहीं सीखना चाहिए कि जाने अनजाने में ऐसा तो नहीं कि हम माता का रोल या पिता का रोल सही तरीके से ना निभा रहे हों। ये जो सोच है, अगर ये आप में इस वक्त आ जाती है तो मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगी कि जाने अनजाने में हम माता पिता बन तो जाते हैं, लेकिन क्या हम अपना रोल, जो हमारा किरदार है, जो हमें ईश्वर ने या इस सृष्टि ने दिया है, क्या वो किरदार हम सही तरीके से निभा पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो आज हम ये नहीं देखेंगे कि हम क्या सही कर सकते हैं, ये तो हम आएंगे उस बात पे, लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी बातें अपने बच्चों के साथ या कुछ ऐसे व्यवहार अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं जाने अनजाने में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, कोई माता पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप अपना जो व्यवहार है उसके प्रति अगर आप सजग नहीं हैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो आप हो सकता है वो गलत कर रहे हों। समझ रहे हैं आप ये बात को कि जाने अनजाने में आपसे कुछ बातें ऐसे हो रही हैं जो आपके चाइल्ड के लिए, जो आपके वर्ड के लिए मे बी अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, इनवॉलंटरीली आपसे वो गलत हो रही हैं। तो देखते हैं कि क्या गलत हो रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे क्या गलत हो रहा है? जोर से बोलिए, आया ना। कल बच्चों के लिए हमने एक प्रोग्राम रखा था यहाँ पे, और करीब 300-350 बच्चे थे। उसके बाद
जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद कई बच्चों ने आके मुझसे कई सवाल किए, कंप्लेन नहीं की। आप मानिएगा मेरी बात, अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ कि बच्चों ने ऐसा कहा तो वो शिकायत नहीं थी बच्चों की आपसे, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी वो जो दिल खोल के जिन्होंने बात की हमसे, वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या आप सुनने को तैयार हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके बच्चों के मन में क्या चल रहा है? तो मैं आपको 5-6 केसेस बताऊंगी। बच्चे तो बहुत आए मेरे से मिलने बाद में, लेकिन मैं आपको सभी बच्चों की कहानियां नहीं बता पाऊंगी। मैंने कुछ कॉमन बातें निकाली हैं जो आपके बच्चों के मन में चल रही हैं, क्योंकि मेरा जो एक सेंटर है, काउंसलिंग सेंटर है नागपुर में, वहाँ पे जब मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स मिलने आते हैं, अपने बच्चों को ज़बरदस्ती लेके आते हैं कि मेरा बच्चा मोबाइल पे ज़्यादा रहता है, या मेरा बच्चा ठीक से बात नहीं करता है, मेरा बच्चा क्रोध बहुत है, उसे एंगर इश्यूज हैं, हमसे कम्युनिकेट नहीं करता है, या उसे ढंग से बात नहीं करनी आती है, किसी से मिलता नहीं है, हमेशा चुप चुप रहता है। ऐसी कुछ बातें आपके बच्चों में भी हैं? यस और नो? आप मुंडियां हिला रहे हैं, मतलब आपके बच्चे भी इसी नाव में तैर रहे हैं, है ना? तो चलिए जानते हैं कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है जो वो इस प्रकार बिहेव कर रहे हैं। इस प्रकार का जो बिहेवियर है, जो वो आपको लगता है कि गलत है, उनके मन में क्या हो रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, जानने की कोशिश करते हैं। अब साधारण जाहिर सी बात है कि इफेक्टिव पेरेंटिंग का वर्कशॉप है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का नर्चरिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, इसीलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। तो थोड़ा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है कि हमारे भीतर कुछ हम ऐसा सीख के जाएं आज, जो हमारे भीतर हम बदलाव ला सकें। हर पेरेंट दुखी है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, और अपने जिद्दोजहद में लगा हुआ है कि मैं ये अलाउ करूं या नहीं करूं, ये खरीद के दूं या नहीं खरीद के दूं, ये जिद पूरी करूं या नहीं पूरी करूं। तो ये कंटिन्यूसली पेरेंट्स में ये क्वेश्चन मार्क्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से वो आते हैं मेरे पास, लेकिन उन्हें ये बताने वाला ये कोई नहीं है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। मैं कुछ किस्से आपके सामने पेश कर रही हूँ। एक लड़की आई मेरे पास जो थोड़ा उसका वजन ज़्यादा है। उसका वजन ज़्यादा होने की वजह से वो कितनी भी कोशिश करे उसका वजन कम नहीं हो पा रहा है। माँ कहती है कि इतनी मोटी क्यों है, कितना खाती है, तेरा वजन क्यों नहीं कम होता। आप समझिए ये जो शब्द वापरते हैं हम, इसका मन पे जो मानसिक संतुलन है बच्चे का, वो कैसा होना चाहिए। आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर आपके साथ आपके जो आप जैसे दिखते हैं उसके ऊपर आपको अगर किसी ने कहा कि आप ऐसे क्यों हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे। मानसिक स्तर पे आपको क्या अनुभव होगा, आपके लिए ये सवाल है। मैं इसमें आपको ये नहीं बताऊंगी अभी कि हम कहाँ गलत हैं, वो बाद में आएंगे। मैं आपको कुछ बस किस्से सुना रही हूँ। एक और लड़का आया मेरे पास जिसने कहा कि मुझे 29 मिलते हैं 30 में से, तो मेरे पापा पूछते हैं कि एक मार्क कहाँ गया, 29 क्यों मिले। आप समझ रहे हैं बात को। 29 मिले, उस बात की हम तारीफ नहीं कर रहे हैं बच्चे की, लेकिन वो एक मार्क कहाँ गया उस बात से नाराज हैं। वो बच्चे पे के मन पे, बच्चे का मानसिक जो स्थिति है उस पे क्या असर हुआ होगा, आप कल्पना कीजिए। एक लड़की है छोटी जिसको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है उसे, और जब क्रोध आता है तो वो कुछ अपशब्द बोल देती है, जाने अनजाने में, बच्ची है। लेकिन उससे ज्यादा क्रोध करते हैं उसके माता पिता, एक चाटा मारते हैं उसको और कहते हैं कि ये कोई तमीज है बात करने की, ये कोई तरीका है बात करने का। तो उससे डबल गुस्सा माँ बाप करते हैं उसके ऊपर और कहते हैं चुपचाप रहे, तुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक और लड़की आती है मेरे पास जिसकी हाइट कम है, जिसकी लंबाई ऊंचाई थोड़ी सी कम है। उसके माँ बाप हमेशा उसे नाराज रहते हैं कि तू ऐसे कैसे पैदा हो गई, हम तो ऐसे नहीं है, क्यों हाइट नहीं बढ़ रही है, एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही है,
लटक क्यों नहीं रही है, उससे हाइट बढ़ती है, और दुनिया भर के सॉल्यूशंस दे रहे हैं बच्चे को कि तेरी ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ रही। एक और लड़का आया मेरे पास, कहता है कि मैं किसी भी बात की जिद करता हूँ तो पहले मेरे मम्मी पापा मुझे कहते हैं चुपचाप रहे, ज़्यादा जिद मत करो, डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, कहते हैं चप्पल से मारूंगा, घर से बाहर निकाल दूंगा। और फिर अगले दिन उन्हें रियलाइज होता है कि हमने गलत बोला, तो उसके बाद उसने जो मांगा उसे डबल देते हैं। इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन यानी हमने बच्चे को जब सही समय पे सही तरीके से नहीं समझाया, उसके बाद हमको जब एहसास हुआ कि हमने गलत किया, उसके बाद उन्हें ये समझ में आया कि अरे गलती हो गई, चलो कुछ डबल दे देते हैं ताकि बच्चे को हम रिश्वत दे सकें कि वो हमें माफ़ करे। लेकिन आपको पता नहीं है कि इसका असर भी मानसिक स्तर पे क्या हो रहा है बच्चे को। बच्चा कुछ सीख रहा है। आप समझ रहे हैं कि आप जैसा भी बिहेव कर रहे हैं बच्चे के साथ, बच्चा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ सीख रहा है। आपको लगता होगा कि हमारा काम खत्म, हमने तो डांट दिया, बच्चे को सिखा दिया, लेकिन आपको पता नहीं उसके बाद बच्चे के मन में पता नहीं क्या 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 चल रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जब हम करते हैं तब बच्चे के मन पे क्या असर होता है। ऐसे कई किस्से मैं आपको सुना सकती हूँ, बट मैंने थोड़े से ही किस्से लिए हैं कि आप अपने बच्चों के साथ, जब मैं चप्पल मारूंगा, चप्पल से तुझे मारूंगा, मैं घर से बाहर निकाल दूंगा, एक मार्क कहाँ चला गया, गुस्सा क्यों आता है, तुम कलर में इतने डार्क क्यों हो, या तुम्हारी हाइट कम क्यों है, तुम मोटे क्यों हो, तुम दुबले क्यों हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ये सारी बातों का मानसिक स्तर पे जो बच्चे पे असर होता है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। जाने अनजाने में या बिना किसी कारण के जब हम बच्चे पे ऐसा कुछ करते हैं असर, तो बच्चा बड़ा होके जब वो कॉलेज लाइफ में जाता है या शादी के बाद या उसके आगे भी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉलेज लाइफ में इसका क्या असर होता है। वो हमेशा डरा डरा रहता है। उसे लगता है कि मैं तो हुई बेकार, क्योंकि वही तो हमने अनुभव कराया बच्चों को बचपन से कि मैं तो हुई बेकार, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो ऐसा हूँ कि जिसको घर से बाहर निकाल दिया जाए, या तो मैं ऐसा हूँ या मुझे चप्पल से मारा जाए। तो यही बच्चा जब बड़ा होता है तब उसे लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, और चाहे कितना भी मेहनत करे वो, लेकिन उसका जो मन है वो हमेशा उसको डाउट में रखता है कि मैं क्या ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं कैपेबल हूँ या नहीं हूँ, क्या मैंने ये कदम उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। उसकी कॉन्फिडेंस की पूरी तरह, आत्मविश्वास की पूरी तरह धज्जियां उड़ चुकी होती हैं तब तक। अगर आत्मविश्वास ही नहीं रहा तो बच्चा बड़ा होके दुनिया को फेस कैसे करेगा। फिर आप कहते हैं कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। जब वो छोटा था तो हमें पता ही नहीं कि हमने जाने अनजाने में उसके मन पे क्या असर डाला, और जब वो बड़ा हो गया तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। बच्चा परेशान कि मैं ऐसा क्यों हूँ। और जब बच्चे मेरे पास आते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं कि मैम आई डोंट नो व्हाई बट आई फील लाइक दिस, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आते, मैं स्टेज पे जाके बात नहीं कर सकता, मुझे आंसर आता है फिर भी मैं खड़े होकर बात नहीं कर पाता, टीचर जो क्लास में पूछती है मुझे उसका आंसर पता रहता है फिर भी मेरी हिम्मत ही नहीं होती है मैं खड़े होकर बात करूँ। ऐसी ही कुछ परेशानियां लेके बच्चे मेरे पास आते हैं। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि जाने अनजाने में आपने जब बच्चों को बड़ा किया तब ये भूल गए कि एक भावनाएं का भी एक चैप्टर होना चाहिए। भावनाएं जिसको हम इमोशंस कहते हैं, इमोशंस को तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। इमोशंस को ध्यान नहीं दिया तो हमने ये सीखा ही नहीं कि बच्चे के मन पे क्या असर रहा होगा। सो कमिंग बैक टू माई अर्लियर स्टेटमेंट कि हमने जब टाइटल ले लिया बच्चे का, माँ बाप का, सॉरी, कि हमें बच्चा हो गया और हम माँ बाप बन गए। आई एम सॉरी टू से, मैं क्षमा मांगना चाहूँगी, लेकिन उस दिन आप माँ बाप नहीं बनते। जब तक आप सीखेंगे नहीं कि आपने क्या सही करना चाहिए, बच्चे को कैसे परवरिश करना चाहिए, केवल उसे रोटी कपड़ा मकान देके नहीं, लेकिन ऐसी कुछ बातें सिखा के, ऐसी कुछ बातें समझा के जिसे पहले आपको समझना होगा। क्योंकि जाने अनजाने में हो सकता है कि आप अपने ही माँ बाप का दूसरा रूप हैं।
कई बार हम ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? आपके मन में अभी ये सवाल आता होगा कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं और उसे सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं, हाँ या ना? आपके मन में ये आता होगा ना कि ऐसा थोड़ी कि हमने डांटा तो हम प्यार नहीं करते। ऑफ कोर्स आप प्यार करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन जब आप प्यार करते हैं तो फिर ये जो व्यवहार है ये कहाँ से आ रहा है? जिसको आप बाद में रिग्रेट भी करते हैं, आपको गिल्टी भी फील होता है कि अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर ये व्यवहार को हम बदलेंगे कैसे? ये व्यवहार आ कहाँ से रहा है, ये सवाल है हमारे सामने। तो मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगी कि हो सकता है कि आपका जो व्यवहार है वो आपके ही बचपन में जब आप छोटे थे और आपका जैसे पालन पोषण हुआ है वो वहां से आ रहा हो। सबसे पहली बात उसमें ये है कि जब आप छोटे थे, अगर आपके माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट रहे होंगे तो आपने वही सीख लिया कि यही सही है। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हैं कि 25 साल बाद ये सिचुएशन चेंज हो गई है। जरूरी नहीं है कि 25 साल पहले जिस तरीके से आपको परवरिश की गई वो सही था, लेकिन आपको कोई और पेरेंटिंग स्टाइल आती नहीं तो आप वही कर रहे हैं। उसमें जैसे डॉक्टर दास जी ने कहा कि या तो आप बहुत ज़्यादा लीनियंट हो गए हैं कि आपका ध्यान ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। आप बस अपने भावनाओं में बह के जो समझ में आ रहा है आप वो करे जा रहे हैं। आप अपना दिमाग नहीं लड़ा रहे हैं कि मुझे बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके, बाद में बड़ा होके वो एक अच्छा नागरिक बने और सबकी सहायता कर सके। वो ध्यान से हम अपना व्यवहार कर ही नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह हो सकती है कि जो व्यवहार आपको अपने माँ बाप से पसंद नहीं आया, आपको लगा कि अरे ये तो गलत था, आप वही कर रहे हैं जाने अनजाने में। अगर आपके माता पिता ने आपको बहुत मार मार के बड़ा किया है तो हो सकता है कि आप जाने अनजाने में, क्योंकि आपको वो पसंद नहीं था, आप अपने बच्चे के साथ भी वही कर रहे हों। और शायद कई माता पिता यहाँ ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन अगर हमने अपना रोल, जो किरदार है हमारा एक माता का पिता का, अगर हमने सीख लिया कि अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है, तो शायद आप अभी भी अपने बच्चे में बदलाव ला सकें। क्या बदलाव लाना चाहते हैं अपने बच्चों में? अगर आप अपने बच्चों में बदलाव लाना चाहते हैं तो मैं आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें बताऊंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है आपको उनके साथ। बहुत बार पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कंफ्यूज्ड कि हम कैसे बिहेव करें, हमें पता ही नहीं। और आज मैं आपको जो छोटी छोटी बातें बताऊंगी, हो सकता है कि वो आपके बच्चे को एक नया मोड़ दे सके और आपको आपका रोल, आपका किरदार जो सृष्टि ने आपको दिया है, जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, एक माता पिता का जो किरदार है, वो आप अच्छे से निभा सकें। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझा दिया है कि बच्चे के ऊपर क्या असर होता है, और ऐसा ना हो इसकी हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले मुझे ऐसे लगता है कि जब हम बच्चे के साथ किसी भी घटना को लेके बात करते हैं, जैसे बच्चे ने अगर झूठ बोला या उसने कुछ ऐसी हरकत की जो आपको ऑब्जेक्शनेबल लगती है, उस वक्त अगर वो आपको आके बताता है कि मेरे से ये गलती हो गई, तो हम क्या करते हैं? हम एकदम से क्रोधित हो जाते हैं, आया ना? हम एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने का मतलब है हमसे वो सहन नहीं होता। आपने अनुभव किया है ये? बहुत सारे मदर्स यहाँ पे स्माइल कर रही हैं। फादर्स, क्या आपने अनुभव किया है ये कि जब बच्चा आपको आके कुछ घटना बताता है जो आपसे सहन नहीं होती है, तो आप कैसे हो जाते हैं? आप क्रोधित हो जाते हैं। और उस क्रोध भरी भावना से जब आप बात करते हैं अपने बच्चे से, तो जाने अनजाने में आपसे कुछ ऐसे कटु शब्द निकल जाते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो आपकी जो भाषा है, जो आपके कटु शब्द हैं, उस पर आपको मैनेज करना है। अब ये कैसे मैनेज करना है वो हम आपको बताएंगे। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ ये करिए। हम आपको सिखाएंगे भी कि कैसा आप उसको कैसे ना करें, ठीक है? तो कटु शब्द जैसे चप्पल मार के, घर से बाहर निकाल के, या खाना ना दे के, ये जो हम करते हैं ना, वो हमें नहीं करना है। तो इसको कैसे नहीं करना है? जैसे ही बच्चे ने आपको बताया आके जो आपको लगता है कि सही नहीं है, लेकिन बच्चा आपके ऊपर विश्वास करके आपको सच्चाई बता रहा है, तो उस वक्त आपको देखना है कि मेरी एनर्जी खुद की कैसी है उस वक्त। क्या आप भयभीत हो गए? क्या आप क्रोधित हो गए?
या आपको बहुत सारी ऐसी बातें याद आ गई जिससे आपको लगता है कि पता नहीं, इसको कैटेस्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं। कैटेस्ट्रोफाइजिंग मतलब छोटा सा घटना और बहुत बड़ी फीलिंग, मतलब एक छोटी सी घटना हुई और हमारी भावनाएं बहुत दुनिया भरे की हो गई। तो इसको हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी छोटी घटना है उतनी ही छोटी भावना होना चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि बच्चा अगर आपको आके कुछ बता रहा है तो हो सकता है छोटी सी घटना हो, लेकिन आपका जो उसके ऊपर ये होता है, रिस्पॉन्स कहते हैं हम उसको, रिएक्शन बोलते हैं, वो बहुत बड़ा होता है। तो इस बारे में सजग रहें कि उस वक्त अगर मेरे भीतर बहुत क्रोध है या किसी प्रकार का भय है, इनसिक्योरिटी है, तो उस वक्त आप बच्चे से कुछ भी ना कहें। या तो आप थोड़ा पानी पी लीजिए, या तो बाहर चले जाइए, या तो आपके जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, उसको आप एक्सपीरियंस कीजिए कि मुझे इस वक्त क्या हो रहा है। फिर ठंडे दिमाग से आके बच्चे को सुनिए। हो सकता है कि आपको इतना समय ना मिले ये सब करने के लिए, बट एटलीस्ट अगर आप अभी से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, जब जब आपको पुरानी बातें याद आएंगी, और हो सकता है कि आपको रिग्रेट हो कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे कई पेरेंट्स होंगे यहाँ पे जिनको क्रोध आया होगा पहले भी और उन्होंने गलत रिस्पॉन्ड किया होगा अपने बच्चे के साथ, रिएक्शन किया होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझेगा कि मैंने क्या नहीं करना चाहिए था, और आपको ये बात को याद रखना है कि पिछली बार मैंने क्रोध किया था तो उसका असर ठीक नहीं था, मैंने गिल्टी फील किया, मैंने नहीं करना चाहिए था। तो आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी कि अगली बार अगर ये हो तो मैंने ऐसा रिएक्शन नहीं देना है। और वो प्रैक्टिस क्या करनी है? सजग रहना है। हमें हमारी भावनाओं के प्रति सजग रहना है। जो भावनाएं हमारे काम की नहीं है, उन बातों को लेके आपको सजग रहना है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं बार बार कर रहा हूँ या कर रही हूँ एज अ पेरेंट, और मुझे नहीं करनी चाहिए। तो आप अगर सजग रहेंगे तो हो सकता है कि आप उस बिहेवियर से बच जाएं और आपके बच्चे पे असर ना हो। दूसरा बात यह है कि बहुत बार देखा गया है बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं, कई पेरेंट्स होंगे यहाँ जो तारीफ करते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये भी सोचते हैं कि अगर हमने तारीफ की तो बच्चा सर पे चढ़ जाएगा। मेरे पास आते हैं बच्चे ऐसे कंप्लेंट लेके कि हमारे पेरेंट्स हमको कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते। अप्रिशिएट नहीं करते मतलब अगर हमने कुछ अच्छा काम किया और हम घर आए बताया तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, हवा में मत उड़। पता है इसका क्या असर होता है बच्चे पे? बच्चे को लगता है कि अच्छा ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे हर दिन हर पल छोटा होते जाता है, आत्मविश्वास कम होते जाता है। अगर बच्चे ने कुछ अचीव किया है तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुल के, बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उसको एडमायर कर सकते हैं, और आप उसे रिवॉर्ड भी कर सकते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़े, ना कि कम हो। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है कि वो शायद सर पे चढ़ जाएगा या कुछ ऐसा मांग लेगा तो मैंने उसकी तारीफ नहीं करना चाहिए। और ये मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बता रही हूँ, मैं बुकिश या थियोरेटिकल नहीं बता रही हूँ। ये सब बातें जब बच्चे मुझे आके बताते हैं तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कुछ बातें बताना ज़रूरी है। एक और चीज़ मैंने देखी है कि हम पेरेंट्स को लगता है कि हमें सब पता है, हम कैपेबल हैं, हमें सब कुछ पता है, बच्चों को कुछ नहीं पता, हमें सब पता है। तो हमने कहा अगर ये है तो है, और हम चाहते हैं कि बच्चे वो ही करें जो हम चाहते हैं। ठीक है, सही बात है, लेकिन किस उम्र तक आप चाहते हैं कि हाँ आप जो करें बच्चे वही करें? मैं आपको एक बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बच्चे की जो परवरिश जब हम करते हैं, बच्चा जब 1 से 5-6 साल का होता है, उसकी परवरिश अलग होनी चाहिए, अलग टाइप से होनी चाहिए, अलग पेरेंटिंग होनी चाहिए। और 5-6 साल के बच्चे के ऊपर 12 साल के बच्चे तक एक अलग टाइप की पेरेंटिंग होनी चाहिए, और 12 साल के ऊपर 12 से 18 वो बच्चों के साथ एक अलग पेरेंटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बैठे हुए सभी पेरेंट्स के बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के होंगे। जब आपका बच्चा छोटा है, अप टू 5-6 ईयर्स, 5-6 साल का है, तो आपका काम है उस बच्चे को सिखाना हर चीज़, और आपके हिसाब से वो करे, ठीक है। लेकिन बच्चा जैसे ही 6 साल के या 7 साल के ऊपर होता है, आपका काम है
बच्चे से पूछना कि तुझे ये खाना है या नहीं खाना है, तुझे पसंद है या नहीं पसंद है, उसको हम आइडेंटिटी फैक्टर बोलते हैं। आइडेंटिटी मतलब उसका एक अपना आइडेंटिटी क्रिएट होने लगता है साइकोलॉजिकली। वो चाहता है कि मुझे डिसीजन मेकिंग करने के लिए, मुझे मेरे चॉइसेस के लिए एक फ्रीडम मिले। और अगर आपने उसको फ्रीडम नहीं दिया तो वो बच्चा बड़ा होकर कभी अपने डिसीजंस नहीं ले पाएगा। आपका काम है बच्चे को इतनी थोड़ी सी धीरे धीरे फ्रीडम देना कि वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें खुद से कर सके। 7 साल का बच्चा है, उसको डिसाइड करने दीजिए उसे दूध पीना है कि नहीं। अगर वो नहीं पी रहा है और अगर आपको लगता है कि दूध नहीं पिएगा तो कुछ तो पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा सा एडुकेट कीजिए, अवेयरनेस रखिए कि दूध के क्या सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं। मैं आपको केवल एक उदाहरण दे रही हूँ। ऐसे कई बच्चे मेरे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हमारी माएँ हमको मुंह में खाना ठूसती हैं और फिर उसके बाद हमको उल्टी आ जाती है। क्या आप जाने अनजाने में ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? कई बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि ज़बरदस्ती हमको मेडिटेशन के लिए बिठाया जाता है, हमारा सिर घूमता है और बाद में सारी रात हमको नींद नहीं आती। मेडिटेशन अच्छी बात होती है, दूध पीना अच्छा होता है, लेकिन अगर किसी को दूध नहीं पीना, मेडिटेशन नहीं करना, तो हमको उसके ऑल्टरनेटिव्स के लिए हमें हमारा अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा कि बच्चे को अगर नहीं पसंद तो उसको चूज़ करने दें, लेकिन हम उसको फोर्स ना करें। इससे क्या होगा, बच्चे को समझेगा कि अच्छा मेरी बात सुनी जा रही है घर में, उसको इन्वॉल्व फील होगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आप जब ये काम करते हैं, जब खाना ठूसने का या ज़बरदस्ती किसी काम का कराने का, तो आप देखिए उस वक्त आपके मन में कोई भय है क्या? आप डरे हुए हैं क्या किसी बात से? स्पेशली मदर्स, क्योंकि मदर्स की संख्या मुझे यहाँ ज़्यादा लग रही है और मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि जब बच्चा खाता नहीं है या पीता नहीं है ठीक से, तो हमारे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है कि इसमें कोई डेफिशिएंसी ना आ जाए, कोई कमी ना रह जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। और याद रखिए, जब भी आप अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और अगर लॉस होता है वहाँ पे, अगर आपकी कोई बात नहीं मानी जा रही है, तो उस वक्त आप किस भाषा में उनसे बात कर रहे हैं, आपकी खुद की ऊर्जा, आपकी खुद की भावनाएं कैसी हैं उस वक्त, उसको चेक कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने कैसे बिहेव करना है, तो आप अगर शांत मन से बच्चे के साथ डील करेंगे तो आप विश्वास कीजिए कि बच्चे पे कोई उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। आप हमेशा एज अ पेरेंट, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि टाइटल मिलने से आप पेरेंट्स नहीं बन जाते, पेरेंट्स बनते हैं हम एक्सपीरियंस से, अनुभव से, हम गलतियां करके बनते हैं, लेकिन कम से कम गलतियां हों उस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम कर रहे हैं गलतियां तो उस वक्त आपको नहीं समझ में आएगा कि हमने क्या करना चाहिए। तो आप अपनी भावनाओं को चेक कीजिए। आप अगर क्रोध में हैं तो आपसे गलती होगी ही, अगर आप डरे हुए हैं तो आपसे गलती होगी ही। इसलिए उस वक्त आप अपनी भावनाओं को पहले शांत कीजिए, अपने मन को शांत रखिए, फिर ही आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। अपने बच्चे को ये मत बोलिए ऐसा मत कर वैसा मत कर, आप रोल मॉडल बनिए अपने बच्चे के लिए। मेरे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, कहते हैं कि मम्मी कंप्लेन करती है, पापा कंप्लेन करते हैं कि सारा दिन फ़ोन पे रहता है, लेकिन जब भी मैं मम्मी पापा से बात करने जाता हूँ तो वो भी तो फ़ोन पे ही रहते हैं। क्या ये सच है? वो भी तो पेरेंट्स भी तो सारा दिन फ़ोन पे रहते हैं। कितने पेरेंट्स यहाँ पे हैं जो परेशान हैं अपने बच्चों से फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने के लिए? आप ना हाथ उठाइए। लगभग सभी लोग। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब भी आपके आसपास बच्चा मंडरा रहा है, आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि उसे आपकी ज़रूरत है, आप अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए। कितना भी ज़रूरी काम हो, आपको उस वक्त अपने बच्चे से ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आप कमरे में बैठे हैं, बच्चा आया है, देख रहा है कि मम्मी फ़ोन पे है, पता है वो क्या समझेगा? मम्मी बिजी है, रहने दो, अभी नहीं, बाद में बात करता हूँ, और वो बाद में कभी नहीं आता। पापा बिजी हैं, गुस्से में हैं, अभी काम से थक के आए हैं, वो सोचेगा कि चलो पापा रिक्रिएशन कर रहे हैं, कभी कभी तो गेम्स खेल लेते हैं या वीडियोस देख लेते हैं, यूट्यूब चैनल देख लेते हैं। विश्वास कीजिए, अगर आपका बच्चा आपके आसपास मंडरा रहा है, मतलब उसको आपसे कुछ कहना है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है, ये एक इंडिकेशन है
ध्यान रखिएगा आप इस बात को। जैसे ही आपने अपना फ़ोन साइड में रखा, वो आपसे बातचीत करना शुरू करेगा। तो आपको उसको बोलना नहीं है फ़ोन मत यूज़ कर, फ़ोन मत यूज़ कर, फ़ोन मत यूज़ कर। आपको क्या करना है, आपको फ़ोन यूज़ करना बंद करना है। तो आपको एक रोल मॉडल बनना है उसके लिए, एक एग्जाम्पल बनना है, एक उदाहरण बनना है आपको उसके लिए, ना कि उसको बोलना है सारा दिन, क्योंकि आपके बातों में कोई वजन नहीं रहेगा। फिर आप बस बोल ही रहे हो ना, करके तो नहीं दिखा रहे हो। तो आपको करके दिखाना है कि फ़ोन कैसे ना यूज़ करें। इससे क्या होगा, जब बच्चा बड़ा होगा, आज से 5 साल 10 साल बाद आपको उसकी ज़रूरत होगी और वो फ़ोन पे होगा, तो वो भी फ़ोन अपना साइड में रख देगा। मेरे पास ऐसे कई पेरेंट्स भी आते हैं बोलने के लिए कि बच्चे बड़े हो गए, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो छोटे थे तब आपने ध्यान नहीं दिया, आपने फ़ोन ज़्यादा यूज़ किया। तो फिर पेरेंट्स, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 10 साल बाद आपने ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि अब बच्चे हमको ध्यान नहीं देते, क्योंकि वही सीखा है उन्होंने। तो फ़ोन यूज़ करना बंद कर दीजिए बच्चे के सामने। एटलीस्ट बच्चे के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी है, अपने आप को इस प्रकार रखना है कि मैं अवेलेबल हूँ तेरे लिए, तुम मुझसे कभी भी आके बात कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा कि जब हम बात करते हैं, हमारी शब्द जो रहते हैं कटु शब्द नहीं होने चाहिए। लेकिन हो सकता है हमारे शब्द कटु शब्द ना हो, हम प्लेन बोल रहे हों, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं, जो ऊर्जा है, हो सकता है हम कटु शब्द ना बोल रहे हो। सभी पेरेंट्स यहाँ ऐसे नहीं है जो बोलते होंगे कि चप्पल से मारूंगा या घर से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन आपके मन में गुस्सा रहता है या क्रोध रहता है और वो बच्चे को ट्रांसफर होता है आपका एनर्जी। तो ध्यान रखिए कि जब आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, टिपिकली जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आफ्टर 7 years, 7 साल के बाद की बात कर रही हूँ मैं, जब बच्चा चाहता है कि मेरे से रिस्पेक्ट से बात किया जाए, मुझे सम्मान दिया जाए घर में, और अगर उन दिनों में, उस एज में अगर आपने बच्चे को सम्मान के साथ बातचीत नहीं की, तो बच्चे को इंसल्टेड फील होता है और वो वही सीखेगा। तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मैंने ऐसा क्या बोला बच्चे को, लेकिन आपका जैसे बॉडी लैंग्वेज बाद में आना, या आपके हाथ के जेस्चर्स या मुंडी हिलाना, आप किस प्रकार उसके साथ बात कर रहे हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से भी, हो सकता है आपने मुंह से कुछ नहीं बोला हो। सपोज आप बच्चे से नाराज हैं किसी बात से, वो आपसे सॉरी बोलने आया है और आप उसकी सुन रहे हैं लेकिन कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। आपकी शांति भी, आपकी चुप्पी भी एक कम्युनिकेशन है। आपको लगेगा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन बिना बोले भी आप अगर 2 दिन बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ही आप बच्चे के मानसिक स्थिति को खराब कर रहे हैं। मेरे पास एक लड़का आया 32 साल का, वो एक IT इंजीनियर है बेंगलोर में। वो बोला मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और मैंने बहुत अच्छा मेरिट स्टूडेंट हूँ, बहुत अच्छा जॉब मिला है, बहुत अच्छा पोजीशन है, लेकिन मैं कभी मुस्कुराता ही नहीं हूँ। तो वो बोला कि मैं ऐसा क्यों, मुझे नहीं पता। तो एज ए काउंसलर, एज ए साइकोथेरेपिस्ट जब मैंने उससे बात की, तो मुझे ये बात समझ में आई कि जब वो छोटा था, उसको जब मार्क्स के लिए बहुत मार पड़ती थी, एक दिन वो गुस्सा होके अपने नेबर के यहाँ, अपने पड़ोसी के यहाँ सोने चला गया और वो 2 दिन तक वहीं सोया रहा। उसके पेरेंट्स ने एक भी बार जाके उसको बुलाया नहीं। तीसरे दिन वो खुद झक मार के वापस अपने घर आया। पेरेंट्स को लगा देखा आ गई ना अकल ठिकाने। लेकिन उसके बाद उस बच्चे का जो मानसिक संतुलन है वो इस प्रकार बिगड़ा कि उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। वो बोला कि 3 दिन तक मेरे पेरेंट्स को परवाह ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ, वो मुझे बुलाने तक नहीं आए। आपकी चुप्पी, आपकी घर में आपको लगेगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन बिना बोले भी, बिना कुछ कहे भी आप बच्चे को बहुत कुछ बोल रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिए। तो मैं तो खैर ये एक्सट्रीम केस है, मैं आपको सुना रही हूँ, लेकिन कई बार स्पेशली फादर्स अपने बच्चों से जब नाराज रहते हैं ना तो बात नहीं करते। आपको पता है उसका कितना गहरा असर हो सकता है उनकी भावनाओं पे। आपसे निवेदन है कि ऐसा ना करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि हमने क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट, आप अपने बच्चे के साथ रिस्पेक्ट से बात कीजिए, उसको सम्मान दीजिए कि हाँ तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो उसको बहुत अनइम्पॉर्टेंट फील होता है
और हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हर ह्यूमन बीइंग को, हर मनुष्य को लगता है कि हम किसी के, हमारा कोई हो दुनिया में, ऐसी फीलिंग ज़रूरी होती है देनी। और अगर आप वो फीलिंग नहीं दे पाते हैं बच्चे को, तो बच्चा बहुत लॉस्ट फील करता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। अब ये जो किस्सा था, ये काफ़ी लंबा चला उसका काउंसलिंग, और उसके बाद उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया बात कर करके। वो अभी तक उसने किसी को बताया भी नहीं था वो इंसिडेंट। तो आप बच्चे को एनकरेज कीजिए कि आपसे बातचीत करें। अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आप उसे किसी के पास लेके जाइए जिससे वो एक्सप्रेस कर सके। आप में से कितने लोग यहाँ हैं जो अपने बच्चे को गले लगाते हैं? सच सच बताइए, आप अपने बच्चों को गले लगाते हैं? लगाते हैं? फादर्स, आप अपने बच्चों को गले लगाते हैं डेली? बहुत अच्छी बात है। बच्चों को गले लगाना, एक सेंस ऑफ टच देना कि मैं हूँ, ये फीलिंग उन्हें बहुत पसंद आती है। तो आप उन्हें ये बताइए कि मैं हूँ तेरे लिए, ये फीलिंग देना ज़रूरी है। आप नाराज़ भी हों तो भी आप अपनी नाराज़गी और ईगो और अहंकार अपना साइड में रखें। अगर आपने बच्चे को ये फीलिंग दिलाई, ये एहसास दिलाया कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, ये उनका आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। कितने लोग यहाँ पे चैरिटी करते हैं? पेरेंट्स, एज पेरेंट्स कितने लोग चैरिटी करते हैं? सोशल वर्क, मतलब सामाजिक एक्टिविटी। 1 2 3 4 5, बस। आप अगर अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो एक अच्छा आदर्श नागरिक बने, आगे जाके समाज की सेवा करे, तो आप अभी से शुरू कीजिए और उसे दिखाइए कि समाज सेवा के क्या लाभ होते हैं। सामाजिक सेवा करना बच्चे के लिए, बच्चे को दिखाने, बच्चे के सीखने के लिए आगे जाके बहुत ज़रूरी होता है। उसके मन में करुणा, प्रेम अगर आपको जगाना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि करुणा और प्रेम कैसे जगाया जाता है। सिर्फ बोलने से नहीं होता। आप करते कुछ नहीं और आप बोलते रहेंगे कि प्यार से रहो, प्यार से रहो, प्यार से रहो, ऐसा होता नहीं है। तो आज ना कि केवल एक माता पिता के रोल के किरदार में, लेकिन एक आदर्श नागरिक के बिहाफ पे मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ ना कुछ समाज सेवा शुरू कीजिए। बच्चे में आपके ज़रूर करुणा और प्रेम जागेगा। जब वो अपने माँ बाप को देखेगा कि करुणा और प्रेम क्या होता है, अनकंडीशनल जो सर्विस होती है वो क्या होती है, उससे बच्चे आगे जाके बहुत आत्मविश्वास में परिपक्व होते हैं। कभी आपने अपने बच्चे को लेटर लिखा है उसकी तारीफ करने के लिए या उसे बताने के लिए कि मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे या कितनी प्यार करती हूँ? कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि हमें ये सब करना नहीं आता, गले लगना या तारीफ करना नहीं कर सकते। आप बोल के नहीं कर सकते तो आप लिख के कीजिए। बच्चे को बीच बीच में छोटे छोटे लेटर्स लिखिए, बर्थडे पे या कुछ गिफ्ट्स दीजिए। वो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस अगर आपने अपने बच्चे को वो बिलोंगिंगनेस, जिसे हम कहते हैं कि मैं हूँ, ये फीलिंग भी आपने दिलाई छोटी छोटी चीज़ों से, तो भी काफ़ी है। तो मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। यहाँ पे एक बेटा और उसके पिताजी थे। पिताजी का काम ऐसा था कि उन्हें सुबह सुबह चले जाना पड़ता था बच्चे के उठने के पहले, और जब तक वो आते थे बच्चा सो जाता था। लेकिन उन्होंने, बेटे और पिताजी ने एक प्रैक्टिस शुरू की थी, एक रिचुअल, जिसमें पिताजी हर रात को आके जब बच्चा सोया रहता था तो उसकी चादर पे गांठ बांधते थे रोज आने के बाद, और सुबह वो बच्चा उठ के चेक करता था कि गांठ बांधी है कि नहीं। इससे उसे ये पक्का हो जाता था कि मेरे पिताजी रात को मैं सोया था तो मेरे पास आके उन्होंने मुझे सिर पे हाथ रखा होगा क्योंकि गांठ बंधी हुई है। तो वो इतना विश्वास था दोनों में कि वो गांठ बांध के बच्चा समझ जाता था कि मेरे पिता मेरे से प्यार करते हैं, और पिता को एक कॉन्फिडेंस था कि मेरा बच्चा वो ज़रूर देख के अपने आप में उसको ये फीलिंग दिलाऊंगा कि मैं उसके लिए कभी भी उपलब्ध हूँ। तो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब काम धाम छोड़ के आप ये सब कीजिए, लेकिन एक कुछ आपकी अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, कुछ ऐसी बातें सोचिए जिससे आप अपने बच्चे को ये कम्युनिकेट कर पाएँ कि आप उनके लिए अवेलेबल हैं। नॉट ओनली फिजिकली, आप रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन उनके लिए आप इमोशनली अवेलेबल हैं। एक और किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक माँ मेरे पास आती थी 40 to 45 ईयर्स की।
वो कहती थी मैं अपने बच्चों के लिए इतना करती हूँ, जूस बनाती हूँ, गरम खाना देती हूँ, स्कूल से आते हैं गरम रोटी देती हूँ। जॉइंट फैमिली में थे वो, कई सदस्य थे। तो वो कहते थे कि मैं इतना करती हूँ फिर भी मेरे बच्चे मेरे से ठीक से बात नहीं करते हैं। मैंने माँ का सुन लिया और अगले दिन मैंने बच्चे से बात की। बच्चे बोले कि हमारी मम्मी अगर हमारे ये सब नहीं भी करेगी ना तो भी चलता है, बस झगड़ा नहीं करे दादी से, हमारे लिए वो भी काफी है। आपका सारा किया धरा बाजू में रह जाएगा अगर आप बच्चे के सामने अपनी सास से या अपनी बहू से झगड़ रहे हैं। बच्चों से झगड़ा सहन नहीं होता, ऊंची आवाज सहन नहीं होती। उन्होंने कहा, वो बच्चे ने कहा कि हमें ये जूस वूस नहीं चाहिए, गर्म खाना नहीं चाहिए, हम ठंडा भी खा लेंगे, जूस नहीं मिलेगा तो भी जी लेंगे, लेकिन हमारे सामने झगड़ा ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखे मम्मी, वही काफी है हमारे लिए। आप समझ रहे हैं मन की भावनाओं को? हमें लगता है कि झगड़ा करना कितनी कॉमन बात है। एक और लड़की मेरे पास आई, वो अभी सीए कर रही है। वो कहती है कि मेरी मम्मी बिल्कुल बेकार है। अच्छा, उसकी मम्मी को मैं पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में चिंता करती है। लेकिन आप देखिए कि बच्चे के मन में अभी क्या चल रहा है। बच्ची कहती है कि वो बिल्कुल इमेच्योर है, उसे समझ में नहीं आता घर में कैसे रहना, हमारी परवरिश उन्होंने अच्छी नहीं की। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपकी परवरिश अच्छी नहीं, मम्मी ने ऐसा क्या किया जिससे आपको ऐसा लगे कि परवरिश अच्छी नहीं हुई है? पता है उसने क्या कहा? बोले जब देखो तो झगड़ते रहते हैं किचन की बातों को लेके, जब देखो किचन में झगड़े होते हैं। तो हम बच्चे क्या सीख रहे हैं कि बस झगड़ना ही है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए झगड़ा ही करना ज़रूरी है, और ये हमें पसंद नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि हमारी मम्मी ने हमारी परवरिश सही नहीं की। बच्चों के सामने झगड़ा ना करें किसी के भी साथ। आपको बात करनी है अलग से कीजिए किसी से भी, या अगर आपके खुद की भावनाओं को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो हम उस पर आएंगे अभी कि आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना चाहिए इमोशनली। आपकी भावनाएं आपकी जगह सही हैं, लेकिन हमने बच्चों के सामने ये नहीं करना है, क्योंकि वो वही सीखेंगे। कैसे नहीं करना चाहिए उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। एक और चीज़ है, अगर आपको अपने बच्चे के जीवन में इन्वॉल्व होना है, बैलेंस करना है, तो बच्चे को कंटिन्यूसली आप ये मत पूछिए कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ये नहीं कर रहा है। थोड़ी सी पकड़, थोड़ा सा ढील, ये बैलेंस करते आपको आना चाहिए। हमेशा आपके बच्चे को आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है। हो सकता है कि बच्चे कुछ चीज़ें गलत कर रहे हों, लेकिन हर बार अगर आप टोकेंगे उसे तो शायद वो रिबेल बन जाए, वो शायद अगेंस्ट जाए आपके। तो कहाँ पे ढील देनी है, कहाँ पे छूट देनी है, नहीं देनी है, वो बैलेंस आपको सीखना होगा। और वो कैसे करना है, मैंने पहले भी कहा कि आपको अपना मन शांत रखना है और सोचना है। उस वक्त आपको ज़रूर अपने आप समझेगा, आपका खुद का ज्ञान ऊपर आएगा ये बताने के लिए कि बच्चे को मुझे कितनी ढील देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हम पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी हम बिहेव कर रहे हैं आज के तारीख में वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैं अगर किसी को बोलूँगी कि यहाँ पे गुस्सा मत करो तो मुझे सब पेरेंट्स यही बोलेंगे कि गुस्सा कैसे ना करें। ये तो बताइए, गुस्सा तो आ जाता है, कोई करता थोड़ी है, किसी को शौक थोड़ी है गुस्सा करने का। माना कि आपको कोई शौक नहीं है गुस्सा करने का, माना आपको कोई डर नहीं लगना चाहिए, आपको कोई शौक नहीं है डरने का, लेकिन आपने कुछ किया है इसको बैलेंस करने के लिए, कुछ मैनेज करने के लिए। आपको जो क्रोध आता है या जो डर लगता है आपको, या जो आपको इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपको हमेशा भय रहता है मेरा बच्चा गलत काम तो नहीं कर रहा है, क्या आपने इसको सुलझाने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए हैं, कुछ किया है आपने? नहीं किया है ना। इसका मतलब कि आपको पता ही नहीं कि उसको ठीक कैसे करना। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका वो डर और क्रोध आ कहाँ से रहा है वो देखना है। कई बार हमारे भीतर जो क्रोध आता है, वो क्रोध आता है हम बचपन में कैसे बड़े किए गए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे बड़ा किया है, वो जो अनुभव है हम उन अनुभवों को लेके अभी भी जी रहे हैं। जाने अनजाने में वो अनुभव हमारे मन में छाप छोड़ दिए हैं और हम उन अनुभवों को अभी भी जी रहे हैं, और उसका असर जाने अनजाने में हमारे बच्चों पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब जब मैं कहती हूँ कि
क्या अनुभव किए होंगे आपने बचपन में। मैं थोड़े से आपको उदाहरण मैंने आपको पहले भी दिए हैं और भी दूंगी। एज ए चाइल्ड, अगर मैं 5 साल का था या 5 साल की थी या 10 साल का था, 15 साल की थी, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तब हमारे साथ ऐसी कुछ घटनाएं घटी होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए था, और वो घटनाएं जब घटी तब हमने हमारे भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की, हमने उसे सॉल्व ही नहीं किया और वही हमारे भीतर घर कर गई। जिसका मतलब मैं आपको उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगी, अगर हम 10 साल के थे, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे रही हूँ मैं, किसी घटना में, किसी छोटी सी घटना, घर में झगड़ा हो रहा हो और हम डर गए, हमें समझा ही नहीं कि उसको कैसे हैंडल करना, और हमें गुस्सा भी आ रहा है, बस हम 10 साल के हैं लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा है। इससे क्या होगा, वो हमें लगेगा कि हमने वो घटना तो भूल गए, इंसिडेंट तो भूल गए, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो जब बड़े होते होते उसकी जो ऊर्जा है, उस घटना की जो भावनाएं हैं, वो आप में अभी भी हैं। इसका मतलब आपका जो व्यवहार है बच्चे के तरफ, वो वहां से आ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को मेरी। हमारे अचेतन मन में वो अनुभव तो हम भूल गए होंगे, लेकिन जाने अनजाने में उस अनुभव के साथ जुड़ी हुई भावना अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। सनी भाई, छोटी सी बात है, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देती हूँ। मैं जब छोटी थी, क्लास 10th में, करीब 15 साल की रही होंगी, मैं रास्ते से जा रही थी तो मैं ट्यूशन जाती थी, घर से लेके ट्यूशन तक पैदल, जो करीब 4-5 किलोमीटर था। तो उस वक्त साइकिल और पैदल चलना बहुत कॉमन था। आजकल बच्चे नहीं कर पाते हैं इतना पैदल चलना और साइकिल चलाना। तो मुझे पीछे से आके किसी लड़के ने जोर से मारा और मैं एकदम डर गई और घबरा गई कि मैं करूं क्या। मुझे खुद समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मुझे बहुत ऐसे चक्कर आने लगा, और वो जो लड़का होगा बाइक पे, वो आके चला गया वहां से। आसपास लोग मेरी तरफ ऐसे देखने लगे और मुझे शर्म आ रही थी। वो इंसिडेंट वहां खत्म हो गया। मैं 15 साल की थी। उस बात को आज 36 साल हो गए हैं। 36 साल के बाद भी आज मेरी बेटी अकेले कहीं जाती है तो मेरे मन में एक डर रहता है कि कहीं उसके साथ कुछ हो न जाए। उस वक्त मैंने वो बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कोई समझेगा ही नहीं, लेकिन जाने अनजाने वो डर मेरे अंदर अभी भी बैठा है। तो आज अगर मेरे बच्चे मुझे बोलेंगे कि हम अकेले कहीं जा रहे हैं, तो मेरे मन में सबसे पहले वो इंसिडेंट याद नहीं आता है, लेकिन वो डर ऊपर आ जाता है और मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्यों डर रही हूँ। अभी ऐसा है नहीं, अभी काफ़ी सेफ है सब कुछ। आप समझते हैं बात को कि हमारी भावनाएं कहाँ से आती हैं। कुछ घटना हमारे साथ हुई होगी जिसका जो असर हमारे ऊपर हुआ, अभी भी हम उस असर के साथ जी रहे हैं। अब इसको सवाल ये आता है कि इसको ब्रेक कैसे करें, पकड़े थोड़ा डाउन, इसको तोड़ें कैसे, हाइट इसकी ज़्यादा है, थोड़ी डाउन, तोड़ना कैसे है। वैसे नहीं डाउन करो, एक डंडा। सीधी बात है कि आपको रोज अगर आप अपने साथ आपका 10-15 मिनट का समय निकालें मन को शांत करने के लिए, इसके लिए कोई थेरेपीज होती हैं, बट वो थेरेपीज की बात बाद में हम करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मन में कई सारे भय और कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें आपने अपना क्रोध भी दबाया हुआ है एज अ चाइल्ड, जब आप बड़े हो रहे थे, तो आपको उन इंसिडेंट्स को याद करना है। जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठेंगे, आपने अनुभव किया होगा मन भटकता है ना। जैसे ही हम खाली बैठते हैं ना, हम फ़ोन यूज़ किए बिना रह नहीं सकते। अगर मैं अभी आपको बोलूँगी ना कि मैं 10 मिनट बात करना बंद कर देती हूँ और आप बैठ जाइए ऐसे जैसे बैठे हैं, बिना फ़ोन यूज़ किए हुए, बिना इधर उधर देखे हुए, आप देखेंगे कि आप 1 मिनट से ऊपर बैठ नहीं सकते। अनुभव करना चाहेंगे? मैं आपको 1 मिनट बोलूँगी किसी से बात किए बिना बैठे रहे, बिना आसपास देखे, आप 1 मिनट भी बैठ नहीं पाएंगे। मन में हलचल होने लगेगी, मन भटकेगा, कहाँ कहाँ भटकेगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अंदर बहुत व्याकुल है, मन विचलित है, जो आपको पता भी नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी उसकी, जब आपको पता चलेगा। आप कॉफ़ी पी लीजिए, फिर हम वो करेंगे कि किस प्रकार हम मन को शांत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका काम है कि हमारा जो भी बिहेवियर है, हमारा क्रोध, हमारा डर, हमारे इनसिक्योरिटीज़, जो कुछ है हमारे अंदर, जिसको हम मैलापन बोलते हैं, मन का मैलापन कहते हैं हम इसे। हमारा मन बहुत मैला है,
उसको साफ करना, उसको शुद्ध करना, प्योर करना, अगर वो हमें करना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम रोज़ कम से कम 10 मिनट, मैं कह रही हूँ कम से कम 10 मिनट, आइडियली तो हमारी जितनी उम्र है हमने उतनी देर बैठना चाहिए, उतने मिनट्स, उतने कम से कम मिनट्स हमने रोज़ अपने साथ बैठना चाहिए। अगर आप सपोज़ 35-40 साल के हैं, आप देखेंगे कि जैसे ही आप आंखें बंद करके बैठेंगे आपका मन बहुत भटकेगा, बहुत घबराएगा, लेकिन विश्वास कीजिए कि धीरे 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 अगर आपने 1 मिनट भी मन को शांति से देख पाए तो आपका मन धीरे 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 शांत होने लगेगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। लेकिन हम घबराते हैं बैठने से, हमें लगता है कि हम बैठेंगे तो मन भटकेगा। अरे तभी तो करना है ना, ये मन को भटकने से रोकना है। अभी तक तो भटकाया ही है ना मन, और मन के भटकने से क्या ही हमारा लाभ हो गया। तो मन को शांत करना है। मन को शांत करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस रहती हैं जो अगर आप डेली बेसिस पे करें, डेली बेसिस यानी जैसे आप शरीर के लिए काम कर रहे हैं ना, रोज़ खाना खाते हैं ना, 3 टाइम नाश्ता, खाना, रात का खाना, 3 टाइम खाना खाते हैं हम सब लोग, वैसे मन के लिए भी कुछ ना कुछ खाना देना है हमें। और मन का खाना क्या है? सांस। ये सांस जो है ना हमारे साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है, लेकिन हम इस सांस को देखते नहीं हैं। लेकिन अगर आपने अपने मन को ट्रेनिंग दे दी कि आपको इस सांस को देखते रहना है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके मन में जितने भी क्रोध हैं, भय हैं, जिन जिन बातों के लिए, वो सब धीरे 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 धीरे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अचानक से वन फाइन डे आपको अंदर एक चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार वाली बात नहीं है, ये साइंटिफिक है, वैज्ञानिक चीज़ है। ये सांस पे अगर आप ध्यान देंगे रोज़ तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं। और जैसे जैसे मन शुद्ध होगा आपको लगेगा कि हाँ, आपको समझ में आएगा खुद ही कि मेरे बच्चे ने अगर मेरे साथ आके ऐसी बात की तो आपको समझेगा कि मेरा मन जब शांत रहता है तो मैं बच्चे के साथ ढंग से बात कर सकता हूँ, मैं अपने बच्चे को ढंग से परवरिश कर सकती हूँ। ये हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आपको पता रहना चाहिए कि वो कैसे की जाती है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत कुछ पेरेंट्स से अनुभव किया है। टिपिकली जब हमारे बच्चे छोटे रहते हैं और हमें लगता है कि हमें बच्चों के लिए इतना इतना करना चाहिए, दिन भर हमें अपने बच्चों के पीछे टाइम देना चाहिए, तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो आपके जीवन में एक अजीब सा खालीपन आने लगता है। इसको हम एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। मतलब बच्चे बड़े हो गए, उनकी दुनियाएं बदल गई हैं और हम उनको अभी भी छोटे के जैसे पाल रहे हैं। 12 साल का बच्चा हो गया, 18 साल का बच्चा हो गया और हम उनको अभी भी 4-5 साल वाले जैसे बच्चे के जैसे पाल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर बच्चे की उम्र के हिसाब से हमें उसे परवरिश देनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे वो 5-6 साल का था उस टाइम पे जो हम परवरिश दे रहे थे, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, खा तो खा, सो तो सो, वैसा ही हम अपने बड़े बच्चे के साथ भी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं अडल्ट पेरेंटिंग। अडल्ट पेरेंटिंग अलग होती है। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी जो पेरेंटिंग है वो अभी भी वैसी ही है जो पहले थी। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हमने और कुछ किया ही नहीं ना बच्चे को बड़ा करने के अलावा। तो आपका काम क्या है? आपको अपने जीवन में आपके जो हॉबीज़ हैं, जैसे हम कहते हैं, किसी को ये सिलाई कढ़ाई पसंद है करना, किसी को गार्डनिंग पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को डांस पसंद है, किसी को रंगोली पसंद है, किसी को मेहंदी पसंद है। आप सबकी कुछ ना कुछ पर्सनल हॉबीज़ होंगे, आपको उन पे ध्यान देना चाहिए ताकि सारा टाइम आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग नहीं करें। जैसे कि दास जी ने कहा, आप सारा टाइम देख रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या सो रहा है, कब सो रहा है, उठ रहा है, जाग रहा है, नहा रहा है, धो रहा है। सारा टाइम आपको बच्चा अगर 12 साल के ऊपर हो गया, 13 साल के ऊपर, आपको सारा टाइम बच्चे की चिंता नहीं करनी है। एक ईश्वरीय शक्ति है उसके भीतर जो उसको सब करवाएगी। इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए कि आप ईश्वर नहीं हैं, ईश्वरीय शक्ति उसके साथ आई हुई है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी साइज क्या रहती है? लगभग इतनी। आपने जब उसको 18 साल का किया है तो आपने खींच के बड़ा किया है क्या उसको? कितने लोगों ने अपने बच्चे को खींच के लंबा किया है? किसी ने भी नहीं। मतलब कुछ तो सिस्टम होगा अंदर जो उसको गाइड कर रहा होगा, उसके ऑर्गन्स को, उसके
परमाणु कणों को, तो वो अपने आप होता है। ठीक उसी तरह ज्ञान भी अपने आप मिलता है बच्चे को। आपको उसको जानबूझ के ये नहीं बताना है जो आपको लगता है, उसकी अपनी एक ज्ञान की ये है, हैबिट है, यूनिवर्स ने, सृष्टि ने उसे दी है, जो अपने आप उसे ज्ञान मिलेगा। तो ठीक उसी तरह आपको भी ध्यान रखना है कि आपके भीतर जो भी आपको ज्ञान मिला है, ईश्वरीय शक्ति मिली है या आपको सृष्टि ने प्रदान किया है, आपके हॉबीज़ के रूप में आप अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। कई पेरेंट्स, कई माताएं मेरे पास आती हैं कि हमें तो हमारे लिए समय ही नहीं मिलता। जब मैं किसी को बोलती हूँ कि मेडिटेशन शुरू कीजिए तो बोलते हैं मेडिटेशन के लिए टाइम कहाँ है। टाइम है, अगर आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करना बंद करेंगे तो टाइम है हमारे पास। आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन आपको ये अप्लाई करना है। एंड दिस गोज फॉर पेरेंट्स, फादर्स एज वेल। जो पिताश्री हैं वो कहते हैं कि माताश्री बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा घर में। माताश्री कहती हैं कि पिताश्री थोड़े से बदल जाएं तो सब घर में ठीक हो जाएगा वातावरण। लेकिन आप समझिए, एक माता और पिता एक यूनिट होते हैं, आप अलग अलग नहीं हैं। बच्चे के लिए एक ही सेट ऑफ पेरेंट्स मिलते हैं दुनिया में। उन्हें आपको ये नहीं बताना है कि आप दो अलग हैं, आप दोनों को मिलके उनके साथ रहना है। कई बच्चे ये भी कंप्लेन करते हैं कि हमारे माँ बाप के बीच में बहुत लड़ाई होती है। आपको पता है आप लड़ते क्यों हैं एक दूसरे से? कितने माँ बाप हैं यहाँ पे जो अपने पार्टनर्स के साथ लड़ाई करते हैं, माँ बाप बच्चे के सामने या अदरवाइज भी? आपको लगता है कि पति में बदलाव आ जाए तो सब ठीक हो जाए, पत्नी में बदलाव आ जाए तो सब ठीक हो जाए। अभी बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, सच्चाई आपको पता है। सभी पत्नियों को मेजॉरिटी पत्नियों को लगता है कि पति बदल जाए तो सब ठीक हो जाए, और सभी मेजॉरिटी पतियों को लगता है कि पत्नी बदल जाए तो ठीक हो जाए वातावरण। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है। मिथ को क्या बोलेंगे? भ्रम है ये, भ्रम। ये बहुत बड़ा भ्रम है, इल्यूजन बोलेंगे हम जिसे। आप खुद को सुधारिए, पत्नी बदल जाएगी। पत्नी आप खुद को सुधारिए, पति अपने आप बदल जाएगा। किसी को हम बदल नहीं सकते हैं सिवाय खुद के। तो जो भी आपके मन में शिकायतें हैं एक दूसरे के तरफ, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब आप मैं आपको जो अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी, जो आपको मैं ये समझाऊंगी कि ये किस प्रकार हो सकता है, उसके बाद आपको उसका अर्थ समझेगा ज़्यादा अच्छे से। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने आप को घूमने चले जाइए, फ्रेंड्स बनाइए, अपना ख्याल रखिए। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि इतना ज़्यादा वो बच्चों के ऊपर बिजी रहते हैं, बच्चों को ये ताने मारते हैं कि तेरे लिए मैंने इतना किया, तेरे लिए मैंने इतना किया। वो बच्चा बेचारा उसी प्रेशर में घबरा जाता है कि अरे बाप रे, ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मेरे पास एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चा आया था एप्टीट्यूड टेस्ट, करियर काउंसलिंग के लिए। बहुत रईस घर से था, बहुत सारे फैक्ट्रीज थे उसके फादर और उसके चाचा के। तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा है, उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, पर वो टेंशन में था लड़का। मैंने कहा इतना अच्छा तो आपने स्कोर किया है, आप लाइफ में अच्छा ही करोगे। बोलता है मैम मुझे पता है मैं अच्छा करूँगा, लेकिन मेरे ये जो पेरेंट्स हैं ना, ये सारा दिन मैं इनको सुनता रहता हूँ, ये तो हमसे भी आगे जाएगा, ये तो हमसे भी बहुत बड़ा बनेगा। अच्छी बात है अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो, लेकिन कितना करेगा उसका प्रेशर अभी से ही अपने बच्चों पे मत डालिए। वो फादर दिन रात अपने भाई के साथ ये फादर और चाचा है ना, उसके पिताजी और चाचा आपस में दिन भर बात करते हैं कि आज हमारी 4 फैक्ट्रियाँ हैं तो ये 10 बनाए, 10 करेगा, 4 की 10 करेगा। और वो बच्चा कंटिन्यूस प्रेशर में, टेंशन में, अरे बाप रे मेरे को ये 10 फैक्ट्रियाँ नहीं चलानी, मुझे तो कुछ और करना था। तो कंटिन्यूस प्रेशर में रहता है वो बच्चा कि मैं कैसे 10 फैक्ट्री शुरू करूँगा। वो है 16 साल का, पर सोचिए आपने उसके ऊपर जाने अनजाने में प्रेशर डाल दिया। तो अब जो सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो भावनाएं हैं, सजग रही है उसके प्रति। कहीं जाने अनजाने में बच्चे के ऊपर कुछ असर तो नहीं हो रहा। तो कैसे समझेगा? ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे से बात करते रहिए। कैसे बात करेगा? आप बोलेंगे कि बच्चा हमसे बात ही नहीं करता, धीरे धीरे होगा। अगर आप शांत मन से अपने बच्चे के साथ बैठेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा सा फ्रेंडशिप के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपसे बात करना शुरू करेंगे। कल कई बच्चे आए मेरे पास, कई बातें बोली उन्होंने, और जब मैंने उन्हें कहा कि आप ये करो
आप अपने पेरेंट्स को जाके बताओ तो मुस्कुरा कर पता है क्या बोले, लेकिन हमारे पेरेंट्स सुनते नहीं ना। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि आपको ये बात बताना ज़रूरी है कि जिस प्रकार आप कहते हैं ना आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, शायद आप भी अपने बच्चों की सुनते नहीं, और फिर वो क्या करते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो आपको रीज़न समझा कि वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप कभी उनकी सुनते ही नहीं हैं। ये जो दरवाजे हैं खोल दीजिए अपने मन के उनके तरफ, उनको आने दीजिए आपके दरवाज़ों के भीतर, आपके भीतर आने दीजिए। इससे क्या होगा, वो आपसे बातचीत करने में कंफर्टेबल फील करेंगे। अभी उनको कंफर्टेबल नहीं फील होता क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी सुनेंगे ही नहीं। तो आज आपको क्या रिजॉल्व करना है कि हम अपने बच्चों को ध्यान देंगे, सुनेंगे उनकी, लेकिन उसके पहले आपका खुद का मन शांत होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और अपने मन को शांत कैसे रखना, अपने खुद की बचपन की घटनाओं के भावनाओं से बाहर कैसे आना, वो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने बच्चों का ख्याल कभी नहीं रह सकते, कभी भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं ना ख्याल रखा कैसे जाता है। जब आप खुद का ख्याल रखेंगे तो आपको समझेगा कि अच्छा, अगर मैं अपना ख्याल रख पा रहा हूँ या रख पा रही हूँ तो बच्चे का ख्याल कैसे रखना है आपको तभी समझेगा, अनुभव से समझेगा कि खुद का ख्याल कैसे रखा जाता है।